दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग खत्म हो चुकी है। जराये का कहना है कि राहुल गांधी के पार्टी सदारत से इस्तीफे को कबूल कर लिया गया है। नए सदर के चुनाव के लिए जोन कमेटियों में सलाह मशवरा होगा। सोनिया और राहुल गांधी ने कहा कि हम मशावरती अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि पार्टी चीफ के चुनने के मशावरती अमल का हम हिस्सा नहीं है। अब जो भी पार्टी की तरफ से फैसला होगा वही आखिरी होगा। सदारती ओहदे की दौड़ में यूं तो कई नाम है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और मुकुल वासनिक को रेस में आगे समझा जा रहा है। 2 दहाई में यह पहला मौका होगा जब गांधी खानदान से बाहर का कोई शख्स इस कदीम पार्टी की कमान संभालेगा। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई है। मीडिया से सवाल पूछे जाने पर सोनिया गांधी ने कहा कि मैं और राहुल गांधी कांग्रेस के नए सदर की लिस्ट में शामिल नहीं है। जी लगातार रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਕੱਲ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਪਾਕਿस्तान की बात नहीं ना सवारी ਅੱਜ भी नहीं गई, कल ना कल गई। 19 सालों के तवील इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर के 4 मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस्तगासा ने दहशतगर्दी और मुल्क से दुश्मनी का मुकदमा कायम करने के लिए दरकार खुसूसी इजाजतनामा हासिल ही नहीं किया था। इसके बावजूद सेशन अदालत ने इन्हें 18 मई 2007 को उम्र कैद की सजा और 1-1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। गुलजार आजमी ने कहा कि 31 मार्च 2000 को मुजफ्फरनगर के कांदला पुलिस स्टेशन में खुफिया जानकारी की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके मुताबिक मुलजिम अशफाक नन्हे के घर में चंद गैर मुल्की पनाह लिए हुए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी खुफिया तंजीम ISI से है और वो लोग हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देना चाहते हैं। एफआईआर की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिमीन अशफाक नन्हे, मोहम्मद वारिस, गयूर, सरदार अली और मुस्तकीम अहमद को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुतअद्दिद दफात के तहत मुकदमा भी कायम किया और आखिरकार 19 सालों के बाद कोर्ट को बाइज्जत बरी करना पड़ा। इस मामले में जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई और बरसों तक जेल में बंद रहकर अपनी जिंदगी तबाह कर चुके कसूरवारों को मुआवजे की अपील की गई। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ गुलजार आजमी जमीयत उलमा के हैं, वो जुड़े हुए हैं। गुलजार साहब, बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की बाइज्जत रिहाई एक बार फिर हुई है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि इन लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में 18 साल कबल गिरफ्तार किया गया था और मुल्क से दुश्मनी का इल्जाम लगाया, लेकिन जिसके लिए जरूरी ये होता है कि उसे हुकूमत से आपको इजाजत लेनी होती है पुलिस अफसरान को। इस मुकदमे में जिन पर दहशतगर्दी का इल्जाम था तो हुकूमत से कोई मंजूरी हासिल नहीं की गई और मुकदमा चला। जब साहब ने भी उस पर कोई तवज्जो नहीं दी और जो लोग उसका मुकदमा देख रहे थे उन लोगों ने भी कोई तवज्जो नहीं दी, जो एक बहुत बड़ी खामी थी। लेकिन उसके बाद मुकदमा चला और उसमें से अशफाक साहब को जो है वो 1 लाख रुपया जुर्माना भी हुआ और वो मरकैद की सजा हो गई। उन बेचारों ने अपने तौर पर वहां दरखास्त दी हाई कोर्ट में, लेकिन 10 साल तक इंतजार करना पड़ा उनको और बोर्ड पर नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने मौलाना अरशद साहब जो सदर जमीयत उलमा हिंद है उसे दरखास्त की कि हमारा मुकदमा आप देखें। जमीयत उलमा हिंद ने जब इस मुकदमे को अपने हाथ में लिया तो हमारे वकला दिल्ली से जो वहां गए इलाहाबाद, तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि यह जबरदस्त खामी है। लिहाजा उसको देखने के बाद हमने हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल की कि इनका मुकदमा जो है ताखीर से चल रहा है, लिहाजा इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। जी। अदालत ने उसको तो नहीं तस्लीम किया, लेकिन इस बात को कहा कि हम इस मुकदमे को चला लेते हैं और चलाने के बाद जब हमारे वकला ने हाई कोर्ट की तरफ इस तरफ निशानदेही की तो हाई कोर्ट ने कहा कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ इन लोगों के साथ, हम इन लोगों को बाइज्जत बरी कर रहे हैं। और उन्होंने सेशन जज को भी ये कहा कि आपको भी सब तवज्जो देनी चाहिए थी कि बगैर हुकूमत की मंजूरी के आपने मुकदमा चलाया और इनको सजा दे दी। गुलजार साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे कि 19 साल तकरीबन हो गए हैं और इतने दिन तक कैदोबंद की सोबतें इन्होंने बर्दाश्त की हैं। इस दौरान फैमिली से वो कटे रहे, तो क्या इनकी भरपाई के लिए भी जमीयत की तरफ से कोई केस किया जाएगा? इस तरह की कोई जानकारी दे सकें अगर आप।
देखिए, इस सिलसिले में जब आपके अहमदाबाद के मुफ्ती अब्दुल कयूम वगैरह अक्षरधाम मंदिर के मुलजमीन को सुप्रीम कोर्ट में बाइज्जत बरी किया था, तो मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा की मसालत से अपने हरजाने और उन पुलिस ऑफिसरान के खिलाफ मुकदमा कायम करने की दरखास्त दाखिल की थी जिन्होंने उनको बेगुनाह तौर पर फांसा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि जजों का रवैया ठीक नहीं था और वो लग रहा था कि साहब इससे पुलिस का मॉडल गिर जाएगा। लिहाजा हमने कोटा कानून के दफा 58 के तहत अहमदाबाद में ये केस कर रखा है मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब की तरफ से, क्योंकि कोटा कानून में ये साफ तौर पर है कि वो पुलिस ऑफिसरान जो गलत तरीके से किसी शख्स को गिरफ्तार करके सजा दिलवाएंगे और तो उनको भी वही दूसरी जुर्म में सजा होगी। इसका हमने अहमदाबाद के सिविल कोर्ट में मुकदमा कायम कर रखा है मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब की तरफ से। उसका जब नंबर आएगा तो देखना है। मुश्किल यही है कि अदालतें जो है वो इस तरफ जो है वो मजलूमों का साथ देने के बजाय इस बात पर ज्यादा तवज्जो देती है कि पुलिस का जो है वो मॉरल गिर जाएगा और फिर दहशतगर्दी के मामलात में पुलिस उसने तनजही से या अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर सकेगी जैसा करती है। हालांकि वो सरासर गैर जानबदाराना तौर पर मुसलमान बच्चों को गिरफ्तार करते हैं और उनको सजा दिलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार आजमी साहब इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अमृतसर से ननकाना साहब जाने वाली बस पाकिस्तान ने रद्द कर दी है। बस आज ननकाना साहब से लौटी है। ड्राइवर का कहना है कि बस पाकिस्तान न लाने की जुबानी हिदायत मिली है। आपको बता दें कि 2006 से चल रही थी पंजाब एक्सप्रेस। हफ्ते में 2 दिन जुमा और मंगल को अमृतसर से ननकाना साहब जाती है पंजाब एक्सप्रेस। बस जी लगातार रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਉਸੇ ਦਾ 9:30 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਗਈ ਆ ਜੀ ਪਾਕਿस्तान की बात नहीं ना सवारी आज भी नहीं गई, कल ना कल गई। और अब बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात की। कश्मीर में बंदिशों का आज छठा दिन है। इक्का दुक्का गाड़ियां सड़कों पर देखने को मिल रही है। इंटरनेट और मवासलाती खिदमत अब भी बंद है। सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर तैनात है। जम्मू में हालात किसी कदर बेहतर दिखाई दे रहे हैं। कल जुमे की नमाज के बाद कई मुकामात पर झड़पें हुई थी, लेकिन ज्यादातर इलाकों में अमन देखने को मिला। बड़ी तादाद में लोगों ने जुमे की नमाज अदा की थी। केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। यहां के लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सड़क, रेल और हवाई खिदमत पर भी असर पड़ा है। केरल के साथ अजला में रेड अलर्ट है। अर्नाकुलम, इदुक्की, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, कन्नूर और वायनाड में मजीद बारिश की पेशनगोई की गई है। बारिश से जुड़े वाकयात और सैलाब की जद में आकर अब तक 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों से अब तक 64,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। रियासत के 14 अजला में तालीमी इदारे बंद हैं। यूनिवर्सिटीज के इम्तहानात भी मनसूख कर दिए गए हैं। कोची एयरपोर्ट से परवाजें इतवार तक नहीं जा सकेंगी। उधर कर्नाटक के 6 अजला मल्नाड, कोडागो, दक्षिण कन्नड़ा, साहिली कर्नाटक और उडुपी में सूरत हाल संगीन है। 20 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशनगोई की है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण कर्नाटक का दौरा कर रही हैं। महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर और सतारा में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। बारिश से जुड़े वाकयात में अब तक 27 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में 30 से ज्यादा टीमें राहत कार्य में तैनात हैं। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। अहमदाबाद में मुसलसल बारिश हो रही है। मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। वेजलपुर इलाके में घरों में पानी घुस गया है। सड़कों पर पानी जमा होने के सबब ट्रैफिक
का निजाम गड़बड़ा गया है। गुजरात के कई अजला में भी बारिश हो रही है। सूरत, राजकोट, महसाना और जूनागढ़ में बारिश के नतीजे में नशेबी इलाके जेर आब आ गए हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की पॉश सोसाइटी के पार्क में करंट आ गया, जिसमें 12 साल के मासूम लड़के की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पार्क में बच्चे खेल रहे थे। खेलने के बाद जैसे ही बच्चे घर की तरफ जा रहे थे, तभी पार्क के किनारे लगी रेलिंग में करंट आ गया। हादसे के बाद लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि आरडीओ की गलती से ऐसा हुआ है। पहले ही करंट के बारे में बता दिया गया था। इससे पहले भी यहां पर करंट आ चुका है। खेल रहे थे तो वो नेट लगा रहे थे, तो नेट यहाँ पे नेट लगा रहे थे। नेट लगा के जब वो अंदर जा रहे थे, इधर देख के तो यहाँ बच्चा बैठा हुआ था, रो रहा था। तो मैंने उससे पूछा, रो नहीं रहा था, मतलब उससे पूछा क्या हो गया, तो वो कुछ नहीं बोला। उसके बाल छुए तो कुछ नहीं पता चला। फिर एकदम से पीछे से बच्चा कहता कि भैया यहाँ तो कभी कभी करंट लगता है। तो उसने उसे छुआ तो उसे बहुत तेज करंट लगा। जो यहाँ पर लड़के खेल रहे थे, उनके वर्जन के हिसाब से वो लड़का खेल के घर जाने के लिए इस गेट से जा रहा था और ग्रिल पर हाथ रख के, जैसे पास सामने देख रहे हैं, इधर तक आ रही है, ये देख रहे हैं ग्रिल, इस पर हाथ रखा और इसमें करंट आ रही थी। क्योंकि 2 दिन पहले भी ये फाइंडिंग हुई थी कि इसमें करंट आ रही है, बट RWA एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। दिल्ली के एक जिम में 2 ग्रुपों के बीच मारपीट हुई। लड़कों ने एक दूसरे पर डंबल और रॉड से वार किया। 10 से ज्यादा नौजवान इसमें जख्मी हुए। पुलिस ने कई लड़कों को हिरासत में ले लिया है। ईद उल अजहा के मौके पर गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी जानवरों के चमड़ों की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। ऐसे में अहमदाबाद की मुस्लिम तंजीम व उलमा ने तय किया है कि इस साल कुर्बानी के मौके पर चर्म के साथ साथ कुर्बानी करने वाला शख्स दीनी मदारिस और तंजीम को कुछ रकम भी दे, ताकि मदारिस के अखराजात पूरे हो सके। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल हो रहा है कि कुर्बानी की खालों को जाया कर दिया जाए, क्योंकि एक प्लानिंग के तहत हुकूमत खालों की कीमतें कम कर रही है। इस मामले में अहमदाबाद के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा कराम और मिली तंजीमों ने मीटिंग की। मीटिंग में आलमी सतह पर चमड़े की कीमत में गिरावट की बात सामने आई। इसलिए मुसलमानों से अपील की गई है कि चमड़े को जाया करने के बजाय चमड़े के साथ मदारिस को कुछ माली इमदाद करें। कीमत मिले तब भी, ना मिले तब भी, हर हाल में हमको चमड़ा वसूलना है। लेकिन उसमें हम लोगों ने ये किया है कि इस चमड़े की वजह से दीनी इदारे, मिली तंजीमें, NGO जो लोगों की बीमारी में, गरीबों, यतीमों की शादी ब्याह, उनके दुख दर्द में काम आते हैं, और इसके ज़रिए से एक बैतुल माल भी इसमें लोगों की आमद का एक ज़रिया था, तो ये ख़त्म हो रहा। छोटे जानवर के यहाँ आप चमड़ा पहुँचाने आए, वहाँ उसके साथ 200 रुपया भी मदरसे का ताउन करना है। चर्म की कीमतों में गिरावट से मदारिस से दीनिया को नुकसान हो सकता है, लेकिन चमड़े को जाया करने से ये नुकसान 3 गुना हो जाता है। ऐसे में मदारिस दीनिया ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों को तवज्जो नहीं देने की अपील की है। शरई एतबार दारुल देवबंद का फतवा भी है, बरेली का भी फतवा है कि कहीं न कहीं माल का ज़या और नुकसान है। अगर मिसाल के तौर पर एक चमड़ा 20 रुपये का या 50 रुपये का बिकता है, तो 50 रुपये हम देते हैं। अगर 50 रुपये चमड़े का कारोबार करने वाला कमाता है और उस पर 10-5 रुपये जो है मजदूर, नमक लगाने वाला मजदूर मजदूरी करता है, उसके बाद ट्रेनिंग के अंदर मजदूरी होते हैं, केमिकल का इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टिंग है, तकरीबन बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी इस चमड़े से जुड़ी। कहा जाता है कि सदका और कुर्बानी की खालों से मदारिस दीनिया अपने सालाना अखराजात का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। ऐसे में चर्म के साथ माली इमदाद की पहल को कामयाब बनाया जाना वक्त की अहम जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट। रांची समेत पूरे झारखंड में ईद उल अजहा की तैयारियां शबाब पर हैं। बकरा बाजारों में खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। अंजुमन उलमा इकराम ने मुसलमानों से एहतियात के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। दारुल हुकूमत रांची के मुख्तलिफ इलाकों में कुर्बानी के बकरों के बाजार सज गए हैं। इन बाजारों में दूर दराज से लोग बकरा फरोख्त करने पहुंच रहे हैं और लोग अपनी माली हैसियत और पसंद के बकरे की खरीदारी में मशगूल नजर आ रहे हैं। हाँ, इन बाजारों में महंगाई का असर जरूर देखा जा रहा है। ये तो वाजिब, ये तो करना ही है। जो साहिब निसाब है उनको तो करना ही, हर हालत में करना है। महंगाई हो चाहे जो हो, लेकिन करना तो ही है। अब छोटा जानवर खरीदेंगे, सस्ता थोड़ा देखेंगे, 2 दिन अभी और वक्त है, उसके बाद देखते हैं। 1.25 कुंटल 1 कुंटल का है, 80-90 किलो का एक ठो और है जो उससे छोटा छोटा है।
दाम है 40,000 है, 45,000 है, 50,000 है, इस टाइप का ये है छोटा वाले का। बड़ा वाले का 70 है, 80 है, 60 है, इस तरह। शहर की अंजुमन इस्लामिया समेत उलमाए कराम ने लोगों से ममनुआ जानवरों की कुर्बानी से परहेज करने के साथ साफ सफाई का खास ख्याल रखने की भी अपील की है। अंजुमन इस्लामिया की तरफ से लोगों से हमने अपील किया है कि जो ममनुआ जानवर है उसको ना करें और साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इसका अपील हम लोगों ने मसाजिदों में और अखबारों के ज़रिए अपील किया है कि सफाई पे ख़ास ख्याल रखें। कुर्बानी अल्लाह के लिए करनी चाहिए। कुर्बानी करने में कुर्बानी के जानवरों के खून को ज़मीन में दफन करना चाहिए। नालियों में बहाना सही और दुरुस्त इस्लाम के नज़दीक पसंदीदा नहीं है। उसके जब फजलात निकलते हैं उनको जमा करके कहीं ऐसी जगह डालना चाहिए जिससे किसी इंसान को तकलीफ़ न पहुँचे। ख़ास तौर से हमारे मुल्क में बरादरान वतन और दूसरे लोग भी रहते हैं, उनकी तकलीफ़ का बराबर ख्याल रखना यह हमारा दीनी मिल्ली अखलाकी फरीज़ा है। इस्लाम में कुर्बानी की बड़ी फजीलत बयान की गई है। इस मौके पर अपने बरादरान वतन का खास ख्याल रखना भी एक अहम जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। इस बार हज के दौरान अगर सऊदी अरब में आपको सरकारी मुलाजमीन उर्दू बोलते मिले और उर्दू में आपको मुख्तलिफ साइन बोर्ड मिले तो हैरान ना हो, क्योंकि आजमीन की सहूलत के लिए उर्दू समेत कई दीगर जबानों के जानकारों को यहाँ पर रखा गया है। सऊदी अरब से सीनियर रिपोर्टर डॉक्टर समीरा अजीज की पेश खास रिपोर्ट। एक लश्करी जुबान है। दूसरी जबानों से ताअम्मुल की वजह से उर्दू जहां कहीं भी बोली जाती है वहां उसको मुकामी हैसियत हासिल हो जाती है। सऊदी अरब उर्दू की अहमियत से आगाह है और उर्दू के जरिए वो दिलों को जीतकर मेहमान नवाजी के शर्फ से मुस्तफीद भी हो रहा है। फरीज़ा हज की सआदत हासिल करने के लिए मुमलकत सऊदी अरब तशरीफ लाने वाले आज़मीन इस साल जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी एहलकारों को उर्दू में गुफ्तगू करते देखकर खुशी और अपनाइयत के जज्बात से सरशार नजर आए। सऊदी हुकूमत अपने मुख्तलिफ महकमों में मुतअद्दिद ज़बानों की तालीम पर जोर दे रही है। महकमा पासपोर्ट ने इस साल आज़मीन हज से गुफ्तो शनीद के लिए 10 से ज़ायद ज़बानों के 200 से ज़्यादा माहिर एहलकार तैनात किए। इन ज़बानों में उर्दू तो सरे फहरिस्त है ही, फारसी, इंडोनेशी, तुर्की, अंग्रेज़ी और जापानी ज़बानें भी बातचीत के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। इस साल गैर मुल्की ज़बानों में गुफ्तगू के माहिर एहलकार आज़मीन हज की रहनुमाई में हर तरफ कोशा नजर आए। जद्दा के हज टर्मिनल में 2000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए। इनमें 208 ख़वातीन एहलकार हैं और इनमें 100 से ज़ायद ऐसे एहलकार भी हैं जिन्हें मुतअद्दिद ज़बानें बोलनी आती हैं। हर आज़िम हज की इमिग्रेशन की कार्रवाई को 40 सेकंड में अंजाम देने के लिए अमले की खुसूसी तरबियत की गई है। इस साल 350,000 से ज़ायद अफराद हाजियों की खिदमत के लिए मामूर किए गए। सऊदी महकमा शुमारियात के मुताबिक 2019 से कबल गुज़िश्ता 50 बरसों के दौरान 95,08,53,017 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया है। उम्रे के ज़ायरीन की बात करें तो उर्दू बोलने वाले आज़मीन इस साल उम्रे के लिए सबसे ज़्यादा मुमलिकत में तशरीफ लाए हैं। हरमैन शरीफैन के इतराफ नज़र डालें तो रहनुमाई के लिए जो बोर्ड नस्ब किए गए हैं इनमें उर्दू ज़बान में भी हिदायत दर्ज नज़र आती हैं। मनसूबाबंदी ठोस बुनियाद पर अंजाम देने के लिए हर साल सऊदी हुकूमत पहले से बेहतरीन खदमात अंजाम देने की कोशिश में ताज़ा लाया अमल तय करती है। यही वजह है कि अब उर्दू ज़बान में बातचीत के लिए सऊदी अरब में ज़ायरीन के लिए उर्दू दां एहलकारों का खुसूसी एहतमाम नजर आने लगा है। 13वीं से 18वीं सदी तक उर्दू ज़बान को हिंदी ज़बान कहा जाता था, लिहाजा सऊदी अरब में अब तक उर्दू को अक्सर हिंदी ज़बान के नाम से ही पुकारा जाता है। जो भी है मगर है तो उर्दू ही, ऐसी उर्दू जो दिलों को जोड़ रही है। माहिर लिसानियत आज भी उर्दू और हिंदी को एक ही ज़ुबान शुमार करते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि इसी में दोस्ती और यकजाइयत की मुस्बत सोच सियासी और समाजी खलफशारों को यकसर मुस्तरद करती नजर आती है। क्या खूब है उर्दू जो अमन व अदब की अलामत है। ये आज भी तारीख के आला शोरा व अदबा, तफरीही और अदबी ज़ख़ीरा पैदा कर रही है।
यही वजह है कि जो उर्दू सीखने के साथ साथ उसको समझ भी लेता है वो उर्दू से रुग़बत और प्यार का एतराफ़ करने लगता है और यूं तरक्की करते करते उर्दू आज दुनिया की तीसरी बड़ी ज़ुबान बन चुकी है। मैं हूं समीरा अजीज़, कैमरामैन और एडिटर सआद अब्दुल लतीफ़ के साथ जद्दा, सऊदी अरब से। नई तालीमी पॉलिसी पर जमात इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जमात इस्लामी हिंद एजुकेशन बोर्ड ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पॉलिसी में अखलाकियात, आज़ादी और इंसाफ का कोई पता नहीं। मुल्क में तालीम की मौजूदा सूरत-ए-हाल का भी कुछ पता नहीं। नई पॉलिसी से तालीम को ज़ाफ़रानी रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे सभी तलबा पर नहीं थोपा जाना चाहिए। हमने जो सजेशंस भेजे हैं इस पॉलिसी ड्राफ्ट पर, उसमें पहली बात तो हमने ये कही है कि हमारी तालीम को सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट और सेंटर दोनों इस पर काम करते हैं, तो इस ड्राफ्ट में ये बात नजर आती है। मसलन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, वो पूरे मुल्क की पॉलिसी को कंट्रोल करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, ये बात सही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होंगे, ये बात भी सही नहीं है, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ऐसे ही ये बात कही गई है कि एनसीईआरटी जो है वो कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगी और स्टेट्स उसी की रोशनी में अपना कैरिकुलम बनाएंगे, ये बात भी सही नहीं है। बल्कि होना ये चाहिए कि हर स्टेट के अपने ट्रेडिशंस हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, उनको अपना कैरिकुलम खुद बनाने का मौका मिलना चाहिए। तो एक बात तो हमने ये कही है। दूसरी बात हमने ये कही है कि किसी एक खास मजहब और तहजीब का रंग इसमें नहीं होना चाहिए। एसडीपीआई कर्नाटक ने औकाफी जायदादों का असर-ए-नौ सर्वे कराने और काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई का येदियुरप्पा हुकूमत से मुतालबा किया है। एसडीपीआई की रियासती क़यादत ने अनवर मानेपाड़ी रिपोर्ट भी असेंबली में पेश करने का मुतालबा किया है। तो अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। कर्नाटक में गुज़िश्ता 2 बरसों से जायद वक्फे से वक्फ बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से औकाफी इमलाक का कोई पुरसान हाल नहीं है। सिद्धारमैया हुकूमत में औकाफी जायदादों को सर्वे कराने का काम शुरू किया गया, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। वक्फ के तई रियासती हुकूमतों की सरदमोहरी के खिलाफ एसडीपीआई ने गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर एहतजाज किया और बीजेपी ज़ेर क़यादत येदियुरप्पा हुकूमत पर वक्फ के तई संजीदा इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। गवर्नमेंट इमीडिएटली सर्वे रिपोर्ट को कंप्लीट करना और उसके बाद वो रिपोर्ट को विधानसभा में रखे, असेंबली में रख के उसके चर्चा करके उसमें जितने लोग शामिल हैं वक्फ का घोटाले के अंदर, सबके ऊपर भी वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना है। सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिशियन नहीं है और कांग्रेस और जेडीएस का पॉलिटिशियन नहीं, आपका बीजेपी के चंद पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल है। गवर्नमेंट ने चंद वक्फ की जायदाद कब्जा कर चुका है और गवर्नमेंट का ऑफिसरान भी है, बड़े बड़े भूमाफिया है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने वाले बड़े बड़े मालदार लोग भी है, मुतवल्ली लोग है। रियासत में औकाफी जायदादों की सूरत हाल जानने के लिए येदियुरप्पा ने साल 2008 में अपने दौर हुकूमत में उस वक्त के अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अनवर मानपाड़ी की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी थी। अनवर मानपाड़ी ने 2011 में वक्फ रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी थी। ताहम येदियुरप्पा के बाद बीजेपी के दोनों सीएम सदानंद गौड़ा और जगदीश शेट्टर के दौर में अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट असेंबली में बहस के लिए पेश नहीं हो सकी। कांग्रेस ने तो रिपोर्ट तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से अनवर मानपाड़ी रिपोर्ट गुज़िश्ता 8 बरसों से धूल चाट रही है। कांग्रेस और जेडीएस की जब सरकार थी, ये लोग अपोजिशन होकर ये रिपोर्ट को पेश करने का बहुत बड़े दावे करते थे। अब हमारे एसडीपी का मुतालबा है, अब आप येदियुरप्पा साहब, आपको दोबारा चीफ मिनिस्टर का मौका मिला है। जो आप बड़े बड़े दावे करते थे वक्फ बचाने के, जो मुसलमानों को जो ख्वाब दिखाते थे, अब आपको वो ख्वाब पूरे करने का मौका मिला है। हमारी डिमांड यही है कि जो वक्फ आंदोलन के जो अनवर मानेपाड़ी साहब की जो रिपोर्ट है उसको पेश किया जाए। एसडीपीआई कारकुनों ने डीसी ऑफिस पर एहतजाज करने से कबल प्रेस क्लब पर मीडिया से भी खिताब किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।